अस्सलाम वालेकुम। अब आप कैसे हैं? आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अंदाज़े नज़म के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जी नज़म। और आज हमारे जो शायर हैं हमारे साथ, और बड़े अच्छे बैतबाज भी हैं, और समझ लें नेशनल लेवल पे इन्होंने बैतबाजी के जो प्रोग्राम हैं उनके अंदर इनकी एक नुमायाँ जो है खिदमात, और कह लें कि शायरों को मुतारफ़ कराने के हवाले से और शेर को आगे पहुँचाने के हवाले से भी इनकी गिरां कदर खिदमात हैं। तो आइए मिलते हैं सैफुर रहमान जाफर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत कैसे हैं शुक्रिया नजम आप? भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? अच्छा, पहले तो हमारा जो थोड़ा सा फॉर्मेट होता है वो ये है कि मैं चाहता होता हूँ कि यार जो हमारे दोस्त मौजूद हैं वो अपना तारुफ भी थोड़ा सा पेश कर दें, ताकि हमारे दोस्तों को भी उनके मुतालिक आगाही हो जाए, क्योंकि आपकी शख्सियत के बहुत से पहलू होंगे जो दोस्त नहीं जी जानते। हाँ। अच्छा, सैफुर रहमान जाफ़र जी। नाम है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट छठा सेमेस्टर मेरा चल रहा है, और गवर्नमेंट कॉलेज में ही तकरीरी बुनियाद पर मेरा दाखिला हुआ था, और हम्म। फिर साथ शायरी का करियर चलता रहा। बुनियादी ताल्लुक़ मेरा बलूचिस्तान क्वेटा से है, और हम्म। ये सफ़र यूँ अब लाहौर में चल रहा है। अच्छा, लाहौर में आपको कितना अरसा हो गया है? लाहौर में 3 साल हुए हैं मुझे, अब 3 साल पूरे होने को हैं। तो लाहौर कैसा लगता लाहौर की तो क्या बात, वो वाकई वो जमिया नहीं वाली गल है, जिसने है? नहीं देखा वो वाकई नहीं जमा। अच्छा। शहर लाहौर तेरी रौनकें दाम आबाद। हम्म। अच्छा, क्वेटा से ताल्लुक है, तो ये मुज़क्कर मुअन्नस के मसाइल हैं। अच्छा, ये मसाइल तब बड़े होते थे हाँ। जब कभी जब इब्तिदा में हम आए थे, तो ये गलतियां इतनी होती थी कि हम आप आ रही हो, अगर कोई मर्द होता तो वो जा रहा है तो कोई खातून होती। इब्तिदा में ये मसाइल बड़े थे, फिर वक्त के साथ इस पर ओवरकम करते गए। कैसे किया है? मतलब इसके लिए मैं हमारे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से भी दोस्त हैं, जी हाँ। उनको भी ये मसाइल हैं, और जो बलूचिस्तान से दोस्त हैं उनको भी। तो ये आपने कौन सा तरीका कार इख्तियार किया जिससे ये आपकी ये मसाइल कम हुए? अच्छा, मैं जब भाई एक किस्म का अजीब सा मुतजस्सिस आदमी हूँ। मेरा मसला ये होता था कि मैं अगर कोई भी मौजू अगर निकला है या किसी पर मुबाहिसा हो रहा है, तो मैं उसमें जाऊँ, उसे समझूँ, देखूँ। तो उस बुनियाद में जब भी ये सेक्टेरियन वाला सिलसिला जो तासुब पसंदी उठी थी दीनियात के हवाले से या फ़िरकों के हवाले से, उसमें मैंने इतने उलमा को सुना, इतने उलमा को सुना। उलमा तो बहरहाल वो प्योर उर्दू पेश हम्म। करते हैं। इतनों को सुना कि उर्दू खुद ब खुद दुरुस्त होती है। अच्छा। उसमें नुमाया नाम गामदी साहब या डॉक्टर इसरार अहमद का है। जबरदस्त। तो आप अपने आप को लेफ्ट साइड पे समझते हैं या राइट साइड से मैं समझते तो प्योर लेफ्टिस्ट हूँ, मैं तो हैं? अपने अच्छा। आप प्योर लेफ्टिस्ट कंसिडर करता किस लेवल के लेफ्टिस्ट हैं? हूँ। इस लेवल के बहरहाल मुल्हिदाना सतह पे हम नहीं जाते, हाँ। वो हम कंसिडर करते हैं यार सुभान अल्लाह, अल्लाह है हम्म। और मोहम्मद है और आप सल्लम की शख्सियत, और वो सारा हम उसके ताबे रहते हैं। बहरहाल जो हम इनफरादी सतह पर, मैं एक लेफ्टिस्ट किस्म का आदमी हूँ कि यार हम्म। आज़ादी होनी चाहिए, हर कोई अपनी इंजॉय करे, आज़ादी चलाए। कितनी की होनी चाहिए? मतलब जितनी ये आजकल की खवातीन, जो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि जी जी। हमारी काबिल एहतराम सारा कुछ, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं, हालांकि उनको तो उन्हें सारे मसल हकूक हासिल हैं। हाँ जी, उन्हें मसला नहीं होता दरपेश ज़ाती तौर पे। उनका इसलिए भी उनको मजीद कितनी आज़ादी देने के हक में हैं? उन्हें तो बहरहाल जितनी मिल चुकी है उससे ज़्यादा क्या हो आज़ादी। लेकिन उनकी वजह से जो कुछ लोग अफेक्ट हो रहे हैं, वो ज़ाहिर है मेंटली अफेक्ट हो रहे हैं कि उन्हें नहीं थोड़ी बहुत हासिल, या उनके नज़दीक आज़ादी की वो डेफिनेशन रखी गई है जो कि हकीकी तौर पे भी नहीं है। तो हम्म। इसमें शायद वो चार दीवारी में मौजूद, या वो पल्लू ओढ़ने वाली खातून या चादर रखने वाली खातून इसलिए भी इफेक्ट होती है कि उसके नज़दीक आज़ादी की एक और डेफिनेशन एक और औरत ने खड़ी कर दी है कि वो पल्लू ओढ़ना नहीं है, दरअसल वो सर से पल्लू गिरे तो ही जाके डेफिनेशन आज़ादी की बनती है। ये इफेक्ट ही होता है अच्छा, बहरहाल। खवातीन की अगर हम बात करें, हमारी बहनें भाई, आज़ादी और बगावत, इसमें आपको समझते हैं कि किस लेवल तक हम कहेंगे कि ये आज़ादी होनी चाहिए? इससे आप क्रॉस करते हैं, आपके ख्याल में किससे क्रॉस होंगे तो वो जो है बगावत के ज़ुमरे में आएंगे? मेरे नज़दीक नजम भाई ये भी एक सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि ये मुआशरा फैसला नहीं कर पाता इस चीज़ का कि या बल्कि मुआशरा ही करता है, इनफरादी सतह पे लोग करते हैं कि ये यहाँ से आप गुजरेंगे तो ये बगावत होगी, यहाँ तक आप रहेंगे तो ये आज़ादी होगी। हम्म। इतना हो कि कम से कम आप पर दुश्मनाम तराशी ना हो। हम्म। इतना हो कि कोई एक अच्छा बाइल्म आदमी आपको गलत तासुर या गलत निगाह से ना देखने लगे कि यार अब इसकी हरकत जो है वो कम से कम किसी और समत पे गामजन है,
اب وہ سلسلہ نہیں آزادی کا، نہ وہ پیور ایکچوئل آزادی ہے جو کہ حقیقی طور پہ کسی کو درکار ہوتی ہے. میں اسپیسیفائی نہیں کر پا رہا اور نہ میں کروں گا کہ یہ ہونا چاہیے تو یہ غلامی ہے یا آزادی ہے یا یہ بغاوت. اچھا چلیں اب تھوڑا سا ہم آپ کے پیٹرن کی طرف واپس آتے ہیں. بیت باز ہیں، اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ تقریری مقابلہ جات کے اندر بڑی آپ نے پرائز ون کر رکھے ہیں. تو یہ کام کتنا مشکل ہے، اور نئے جو ہیں اس کام میں آنا چاہ رہے ہیں، مطلب آپ تو ماشاءاللہ کافی پالش ہو چکے ہیں، تو یہ ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے؟ میرا عموماً کیمپ کرواتے ہوئے ہمیشہ ہی یہ انہیں کہنا ہوتا ہے کہ پوڈیم کبھی بھی رٹی رٹائی چیز کے ساتھ وفا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آپ کی چاہے 100 سالہ زندگی ہو، آپ 100 سالہ زندگی کا ایک ایک دن آپ نے پوڈیم پر کھڑے ہو کر گزارا ہو، اگر آپ پھر بھی کوئی چیز رٹ رٹا کر جاتے ہیں پوڈیم پر تو اس نے وفا نہیں کرنی ہے آپ کے ساتھ جب تک آپ کی تیاری مضبوط نہیں رہتی. یہ واقعی ایک پریکٹس ہے. نروسنس کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. ہمارے بہت بڑے استاد ہیں، بہت بڑے قدردان ہیں ہمارے لیے، لیکن آج بھی وہ جاتے ہیں تو کبھی کبھی اگر ان کے سامنے کوئی بڑا ان سے معتبر بیٹھا ہو تو پھر بھی ہاتھ ان کے کانپنے لگتے ہیں. اور ان کا بھی دعویٰ ہے کہ پوڈیم وفا نہیں کرتا آپ کے ساتھ. تو محنت بہت درکار ہوتی ہے. اس میں واقعی سر مارنا پڑتا ہے اس فن میں. یہ بھی ایک قسم کی ٹیکنیکل چیز ہے. آپ اسے سمجھتے ہیں تو آپ لے کے چل جاتے ہیں آرام سے. لیکن نئے بچوں کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ ذرا سمجھیں، چیز کو دیکھیں، جو اس سے پہلے لوگ کر چکے ہیں ان سے پوچھیں یا سمجھیں تب جا کے یہ ٹیلنٹ کتنا جو ہے اس کے اندر اثر انداز ہوتا ہے اس کام میں؟ 80% ٹیلنٹ کا کمال ہے. 20% آپ نکھارتے ہیں اپنے آپ. ظاہر ہے پہلے آپ کو ٹیلنٹ اپنا ریکگنائز کرنا کہ آپ کے اندر ہے یہ. جی ہاں، کم سے کم گفتگو کا ایسا فن ہو کہ آپ خود پر اتنا اعتماد رکھتے ہو کہ آپ کم سے کم کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو فی البدی کوئی موضوع دیا جائے اس پر بات کر سکتے ہیں. بیت بازی فائنلسٹ رہے ہیں آپ، جی کیسا تجربہ ہے؟ کیا بات. میں تو کہتا ہوں کہ شعر کے بعد شاعری نے بھی تب مجھے عزت دی جب بہرحال بیت بازی نے مجھے عزت دی. اس لیے بھی میں تقریر کو لو رکھتا ہوں کہ بیت بازی زیادہ بڑا فن ہے. ایک تو آپ بہت ریلیکس رہتے ہیں کہ آپ کے حافظے میں جتنے شعر ہیں وہ رٹے ہوئے نہیں ہیں. وہ شعر آپ پیوست ہیں، آپ میں، آپ کو یاد ہیں، وہ گردش کر رہے ہیں. آپ جو بھی حرف دیں گے اس حرف سے ہم شعر سنا دیں گے. یہ معاملہ رہتا ہے جب آپ بہت زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں تو پھر آپ کو عزت بھی اس سے مل جائے اور ایک قسم کا پیسہ بھی شروع ہو جائے تو پھر تو کیا بات. شعر سنا لیتے ہیں یا گھڑ بھی لیتے ہیں؟ گھڑ بھی لیتے ہیں. وقت کی نوعیت ہوتی ہے، نزاکت جیسی ہو تو گھڑنا بھی آ جاتا ہے معاملہ. کتنا مطلب ایک کمپٹیشن کو ون کرنے کے لیے آپ کو کتنے شعر گڑنے پڑتے ہیں مطلب؟ اور یہ مطلب یہ کیا ایسی چیز ہے کہ مطلب آپ کو فوراً شعر گڑ لیتے ہیں اس کو؟ اچھا، کیونکہ ہمیں تجربات ہوئے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوستوں نے جناب وہاں پر جا کر کچھ شعر خود سے گھڑے، اور میرا خیال ہے کہ جو بھی جو ہے سیمیز تک یا فائنل تک پہنچتا ہے وہ اس پیٹرن پہ چل کے ہی پہنچتا ہے. ادروائز تو حقیقی زندگی میں تو ممکن نہیں ہے کہ اتنے اشعار اس لفظ سے جو ہے وہ یاد کر کے. ایسا ہی ہے. جب کبھی سلسلہ لفظوں پر آ جاتا ہے تب تو بہت مشکل ہے کہ آپ کو الفاظ دیے جائیں اور آپ کو شعر، اور بالخصوص آگے الفاظ دینے والا کوئی مولوی ہو جس نے انگشتری لفظ دینا ہے آپ کو، جس نے آپ کے سامنے ایسے اوکھے اوکھے لفظ رکھ دینے ہیں کہ آپ کو سمجھ بھی نہ آئے کہ اس سے کسی شاعر کو بہرحال مانا بھی پتا ہے اس کا یا نہیں، تو تب آپ نے خود شروع کر دینا ہے. تو بہت ساری غلطیاں اس میں ہو جاتی ہیں کہ آپ فی البدی نینو سیکنڈز کے اندر شعر سوچ بھی لیں، پھر انہیں بحر میں وزن میں لا کر پھر وہ پڑھ بھی دیں اور پھر وہ مانا بھی اپنا کلیئر کرے. تو یہ کم ہی ہوتا ہے. بہرحال جو کر جاتے ہیں وہ پھر مہان ہی سمجھے جاتے ہیں. یاد وصلش اگر یہ سوال آپ کو ہوتا تو آپ کیا کرتے اس کے ساتھ؟ میں بنا دیتا بہرحال، لیکن اس سطح کا اب کیا کہے گی، یاد وصلش سے کیا کوئی شعر بنائے. اب فارسی والے بندوں سے کوئی پوچھے تو بڑی مشکل سے انہوں نے جا کے یہ ترکیب نکالی تھی کہ ہاں یاد وصلش کی کوئی ترکیب ہے اور یہ بنتی ہے، اور اس سے شعر پھر بعد ازاں سرفراز عارش بھائی نے کہا تھا، اس سے شعر نکالا یاد وصلش تمہارے ساتھ رہی، اس طرح سے کوئی معاملہ تھا. نہیں پھر اس کے بعد وحشت جہاں بھی جو ہے ہاں وحشت جہاں، تو وہ تو اچھی بھلی غزل ہے زہیب عالم بھائی کی. آج تو وہ فضائے وحشت ہے جس کے جو جی میں آئے وحشت. کیا بات. لیکن ان بچوں سے میں آج بھی رابطہ کرتا ہوں، گورنمنٹ کالج سے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے مخالفین اتنا خراب کر چکے تھے معاملے کو، وہ اتنا سلسلہ بگڑ چکا تھا کہ ہمیں مجبوراً کوئی اچھا شعر بھی اگر غلط پڑھنا ہم چاہ رہے ہو تو ہم پڑھ رہے تھے. ہمارے لیے مسئلہ نہیں. یہ آپ کے نزدیک، کیونکہ میں آپ اس جگہ پر ہیں کیونکہ آپ ظاہر ہے یہ چیز کے اندر انوالو ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے راکب مختار کا ایک شعر تھا، ریحان ظاہر نے اپنی
सहूलत के मुताबिक उसको बिल्कुल बना दिया। बदल के अपना सिर्फ वो कंपटीशन में जो है वो उसने, बड़ा प्यारा भाई है हमारा। तो क्या ये तरीकाकार ठीक है या नहीं, क्योंकि उसके ऊपर हक में और मुखालफत में बड़ी चीजें डिस्कशन, बहुत डिस्कशन हुई, ये ठीक है या नहीं सही? ठीक इसलिए नहीं है कि बैतबाजी बुनियादी तौर पर शेर को फरोग देने का अमल है, ठीक है। शेर को फैलाने का अमल है। लेकिन अगर सिर्फ आप मुकाबले की जीत का या आपकी जाती अना का या आपकी इज्जत का ताल्लुक है तो फिर आप कुछ भी कर गुजरे तो मसला नहीं होता। लेकिन उस बेइज्जती से, उस वक्ती बेइज्जती, हारने की बेइज्जती से लाख दर्जा बेहतर है कि आप बाहर इज्जत कमा लें और अंदर बहरहाल आप 4-5 लम्हों के लिए रहने ही दें उस मामले को जीत। यानी आपके मुताबिक कि एक मौजूदा शेर जो है वो जो ज़ुबान ज़द आम है उसको तब्दील करने की बजाय आप अपना शेर घड़ सकते हैं, आपके नजदीक ये? हाँ जी, आप अपने आप को ये सहूलत देना चाह रहे हैं? ये मैं देना चाह रहा हूँ और देनी चाहिए भी कि चलो मुकाबला था और उसकी जरूरत थी तो मैंने कम से कम कोई नया शेर अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं निकाल लूं। बहरहाल कि आप बना बनाया शेर हो और अच्छा भला शेर हो, उससे आप बिगाड़ेंगे तो उससे तो शायर भी जख्मी होगा, तो आपकी अपनी वो भी जख्मी होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो इखलाकी मयार है, इखलाकी मयार जो है उसको तय करने की ज़रूरत है, किस तरीके से होगा और इसके लिए क्या कोशिश करनी चाहिए? इखलाकी मयार हमेशा मुआशरे में चलता पड़ता अदब ही करता है कि अदब ने क्या क्या बुनियादें तय की हैं। लेकिन अब जो माबाद जदीदियत का, पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है, तो ये अदवार जो हैं ये कम से कम कोई समत तय नहीं कर पाते कि आपने किस तरफ को जाना है, क्योंकि आपने हर बंदे को इंडिविजुअल फ्रीडम दी हुई है। वो जिस तरह जिस चीज को घुमाना चाहे, ही हैज द अथॉरिटी। अब अगर फिर भी शुअरा ने एक शेरी हवाले से इखलाकी ख्याल या इखलाकी इक़दार या इखलाकी मुआशरा तय पाना है कि यार शेर बुनियादी तौर पे ये चीज़ है और हमने शेर के अंदर इन ख्यालात से या इन अल्फाज से तजावुज़ नहीं करना, वो फिर मुत्तफ़िका तौर पे शायरों ने यकजा होकर कोई सिलसिला तय करना है, वगरना तो ये ना कानूनी सतह पे हो सकता है ना इनफरादी सतह पे हो सकता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन जो भी हमारे सवाल थे, मैं चाहूँगा एक आखिरी सवाल रह गया पॉलिटिकल साइंस के हवाले से, ये मजमून क्यों आपने चुना और इसमें आपको क्या लगता है कि इससे क्या फ़ायदा आप ले सकते हैं? मैं अव्वल तो बहुत कंफ्यूज्ड आदमी था जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में आया, मेरा दाखिला तकरीर बुनियाद पे था। तकरीर आपको ये एज देती है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट जाना चाहें आप जा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इंग्लिश लिटरेचर रखा, फिर फिलोसफी, फिर हिस्ट्री, फिर जाके कहीं लॉ, फिर जाके पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस आखिर में चूज करने का मकसद सिर्फ ये था कि सियासी शऊर और आगे जो जहनों बच्चों के होते हैं कि पीसीएस या पीएमएस और सीएसएस की तरफ जाना है, तो ये एक सिलसिला। तो इरादा है, अटेम्प्ट हर जवान का हक है। हाँ। अटेम्प्ट तो हम देंगे जरूर, कोशिश करके, बाकी किस्मत अल्लाह पे। चलें, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और यकीनन हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे दोस्तों में से कोई भी इस मंजरनामे के ऊपर जगमगाता है, अपना नाम बनाता है और हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम खुद वहाँ पे मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा आखिर में, आप माशाल्लाह नज़्म भी कहते हैं, गज़ल भी कहते हैं, तो एक गज़ल हो जाए और एक नज़्म हो जाए। अगर तन्हाई आड़े आ रही है, अगर तन्हाई आड़े आ रही है तो फिर यकताई आड़े आ रही है। भाई बहुत अच्छे। अगर तन्हाई आड़े आ रही है तो फिर यकताई आड़े आ रही है। गरेबां चाक करना है तुम्हारा, तुम्हारी टाई आड़े आ रही है। वाह 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 वाह। गरीबां चाक, क्या एहतराम लाए हैं आप भाई, वाह वाह वाह। गरीबां चाक करना है तुम्हारा, तुम्हारी टाई आड़े आ रही है। बदन और रूह का मिलना है मुश्किल, कोई परछाई आड़े आ रही है। बहुत अच्छे। बदन और रूह का मिलना है मुश्किल, कोई परछाई आड़े आ रही है। नज्म का उन्वान नजम भाई हॉस्टल है। और ये ज़ाहिर है मैं हॉस्टल आया हूँ तो आप समझ भी सकते हैं। और ये आपकी नुमाइंदा नज़मों में से एक है। जी हाँ बिल्कुल। मैं कुछ दिनों से उदास बैठी तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, ये हॉस्टल है या जेल खाना, तुम अपने चेहरे का हाल देखो। हाय। मैं कुछ दिनों से उदास बैठी
तुम्हारे बारे में सोचती हूँ ये हॉस्टल है या जेल खाना, तुम अपने चेहरे का हाल देखो। मैं सोचती हूँ कि घर से चावल बना के लाऊं, तुम्हें खिलाऊं, तुम अच्छा खाना कभी तो खाओ। हाय अब अपने चेहरे का हाल देखो, ये गाल अंदर को दब चुके हैं। हाय हाय हाय। कभी तो आंखों पे गौर कर लो, सियाह होंठों का ध्यान रखो। तुम्हारी सोहबत बुरी है लड़के, ये सिगरेटों विगरेटों को छोड़ो, ख्याल रखो। भाई वाह 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 वाह, क्या कहना। तुम्हारी सोहबत बुरी है लड़के, ये सिगरेटों विगरेटों को छोड़ो, ख्याल रखो। कभी कभी तो ये सोचती हूँ कि ज़ब्त तोड़ूं, मैं घर में कह दूं कि एक शायर जो अपने लफ्ज़ों के पेचो खम से ज़मीं को गर्दिश का फ़न सिखाए, फिर एक मिसरा तराशे उसमें फलक लिखे और सितारे बांटे, फिर एक दम से वो माहिर फल्कियात बनकर किसी सितारे में आग ढूंढे, किसी में आंखें किसी में आंसू, कहीं मोहब्बत के नक्श देखे। वाह वो नफ्सियाती मरीज लोगों पे नज्म लिखे तो फ्रॉइड बनकर हर एक बीमारी का हल भाई निकाले। वाह 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 वाह। फिर एक मोहब्बत पे शेर लिखे और एक नफरत पे शेर लिखे, वो दोनों शेरों को एक करके कता बनाए तो इश्क फूटे। हाँ वो जॉर्ज हीगल इसी तरह के जदलियाती तमाम नुस्खे गजल के बनने पे सर्फ कर दे। भाई वाह 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 वाह। वो जॉर्ज हीगल इसी तरह के जदलियाती तमाम नुस्खे गजल के बनने पे सर्फ कर दे। मैं सोचती हूँ कि घर में कह दूं ये एक शायर मेरी खुशी है, ये एक शायर ही दो जहां है, हाँ ये एक शायर ही मेरा मंदिर, ये एक शायर ही देवता है। मगर तुम्हें तो पता है हादी हमारे रस्म और रिवाज क्या हैं, तुम्हें पता है कि पगड़ियों के तमाम पेचों में सिर्फ औरत बंधी पड़ी है। हाय 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 हाय। तुम्हें पता है, मगर तुम्हें तो पता है हादी हमारे रस्म और रिवाज क्या हैं, तुम्हें पता है कि पगड़ियों के तमाम पेचों में सिर्फ औरत बंधी पड़ी है। फजूल बातें मैं सोचती हूँ, तुम इनको छोड़ो, तुम अपने चावल मजे से खाना, हाय। फिर अपने कमरे को साफ करना, तुम्हें कसम है, तुम अपनी हालत पे रहम खाओ, ये हॉस्टल है या जेल खाना, तुम अपने भाई चेहरे का वाह 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 वाह। बहुत क्या शुक्रिया। कहने, जीते रहो सैफ। बड़ी अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्कियाँ और आमीन। अरूज अता करे। आमीन। अहबाब ग्रामी, ये था आज का अंदाज़े नज़्म। सैफुर रहमान जाफ़र हमारे साथ थे। बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बातें हुई, बहुत सारा तबादला ख्याल हुआ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हर मुश्किल और हर आफत से अपनी पनाह में रखे। वस्सलाम।